हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ चैप्टर 5 पार्ट 2। तो आज हम करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है उसको हम दो अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे। एक तो हमारी इंटरवल अप्रोच है और दूसरी है हमारी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उस पार्ट में तो हम लोग इंटरवल अप्रोच ख़त्म कर चुके हैं। आज करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दोनों ही अप्रोच किस चीज़ की हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम किस चीज़ की कर रहे हैं? जो पैरामीटर्स हैं उनके रिगार्डिंग हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो क्या होने वाला है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये जो टर्म है या ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किसने किया था? ये आपको दिया था R.A. फिशर एंड जॉइंटली बाय इट इज नेमैन एंड पियर्सन। तो इन तीन लोगों ने मिलके ये टर्म दी थी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सो द की आइडिया बिहाइंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज दैट ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ अ नल हाइपोथेसिस। अगर हम इसका मेन वो देखें कि की आइडिया क्या है इसके पीछे, की आइडिया ये है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट अप्रोच में एक इंटरवल लिया था, क्लास इंटरवल लिया था या इंटरवल अप्रोच यूज़ की थी, यहाँ पे इनका जो की आइडिया है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है, इसमें कोई भी टेस्ट आते हैं, जैसे आपका टी टेस्ट यूज़ करेंगे, ये टी टेस्ट की वैल्यू, जेड टेस्ट की वैल्यू, एफ टेस्ट की वैल्यू, काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू, दीज आर ऑल टेस्ट स्टैटिस्टिक। इनके सबके अपने फॉर्मूले होते हैं। सो ये इन्होंने ज़्यादा फोकस किया टेस्ट स्टैटिस्टिक के ही ऊपर कि हम इसी वैल्यू से, इन्हीं की वैल्यू से जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी उससे हम क्या कर सकते हैं, उसी से हम बेसिकली ये बता सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट नहीं करना है। सो बेसिकली इन्होंने क्या यूज़ किया? मेन जो आइडिया था वो किस चीज़ का था? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आइडिया था इनका। टेस्ट स्टैटिस्टिक का आइडिया। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम अभी देख के मतलब जो लास्ट की हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें हमने एक बात की है, तो एरर टर्म के बारे में बात की है, और लास्ट में हमने पढ़ा था जो ये एरर टर्म होती है ये आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो ये z फंक्शन या t फंक्शन फॉलो करती है। सो नॉर्मेलिटी अजम्पशन के अंडर अगर हम बात करें, जो आपका t स्टैटिस्टिक्स है, t, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? इसकी वैल्यू होती है बीटा 2 हैट माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट, और we can also write it as beta 2 hat minus beta 2 upon sigma hat if it is basically if sigma square is unknown तो sigma hat यूज करते हैं हम, और summation xi square। ये हमारी this is the test statistic की वैल्यू है ये। अब बेसिकली हम ये कह रहे हैं if we have this, तो ये जो है ये हमें बता रहा है that the variable is following t distribution। वेरिएबल यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है? t डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है with n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 है, n हमारी होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, -2 कर रहे हैं पैरामीटर्स के लिए, जितने पैरामीटर्स आप या जितनी आप कंडीशन लगा रहे हैं अपनी इक्वेशन में। सो बीटा 1 बीटा 2 आता है, इसलिए n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ट्रू बीटा 2 इज स्पेसिफाइड अंडर नल हाइपोथेसिस। द टी वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसके थ्रू। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज़ कर सकते हो? यूज़ कब कर सकते हो? जब आपको वैल्यू पता हो बीटा 2 हैट की,
आपको वैल्यू पता हो ट्रू बीटा 2 की, आपको वैल्यू पता हो समेशन xi स्क्वायर की, आपको वैल्यू पता हो सिग्मा हैट की। जब आपको ये सारी वैल्यूज़ पता होंगी तो यू कैन कैलकुलेट टी स्टैटिस्टिक, और टी स्टैटिस्टिक निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का, हम ये जानना चाह रहे हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हम जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है दैट इज़, अब हम क्या करेंगे, इसको वही पुराने वाले मेथड की तरह लिखने की कोशिश करते हैं। अभी वही करते हैं जो करते हुए आ रहे हैं, नथिंग न्यू। जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, जो ये हमने लास्ट इंटरवल देख लेते हैं ना पहले कैसे निकाला था। यहाँ पे मैंने लिखा बीटा 2 स्टार अपॉन SE ऑफ बीटा 2 हैट। इसकी वैल्यू बेटा लाई करती ग्रेटर देन इक्वल टू -T अल्फ़ा बाई 2 और T अल्फ़ा बाई 2। ये हमने क्लास इंटरवल अप्रोच में भी किया, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखो ये है बीटा 2 की वैल्यू जो है वो मान ली मैंने बीटा 2 स्टार है। बीटा 2 स्टार कोई फिक्स नंबर है बेसिकली, बीटा 2 की वैल्यू बीटा 2 स्टार है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बीटा 2 स्टार लिख दिया है। और ये हमने भी क्लास इंटरवल अप्रोच में पूरा पढ़ा है, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने निकाली, बीटा 2 स्टार इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा 2 अंडर नल हाइपोथेसिस, और हमें T अल्फ़ा बाई 2 और -T अल्फ़ा बाई 2 भी पता होता है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये सारे नाम हमने लास्ट अपनी जो पार्ट है इस चैप्टर का उसमें डिस्कस किए थे। अल्फ़ा को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, n-2 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सारी चीज़ें जब हमें दी हुई हैं तो हम क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब अगर मुझे यहाँ बीटा 2 हैट के लिए करना है मेरा क्लास इंटरवल कैलकुलेट, तो सबको पता है हमने लास्ट क्लास में वैल्यू डिराइव कर ली थी। दिस वाज इक्वल टू बीटा 2 स्टार माइनस T अल्फ़ा बाई 2 SE ऑफ बीटा 2 हैट, राइट। और इस साइड आ जाएगा बीटा 2 स्टार प्लस T अल्फ़ा बाई 2 SE ऑफ बीटा 2 हैट, और इसकी पूरी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी है इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, जिसको हमने किस तरीके से, ये पूरा हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया हुआ है। तो अगर किसी को भी ज़रा कन्फ्यूजन है तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या दे रहा है हमें, दिस इज़ गिविंग अस 100 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं इसी को भी हम। और इस जो ये हमारा क्लास इंटरवल आया है, जो इसके आउटसाइड का एरिया होगा, द रीजन या द एरिया बेसिकली, द रीजन outside the confidence interval is called region of rejection। और ये किसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात हो रही है, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। और जो उनके एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, एंड पॉइंट्स जो होते हैं जैसे ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, एंड पॉइंट्स इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। तो ये तीन चीज़ें क्लियर है, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपका रिजेक्शन रीजन, और क्या हो गया नेक्स्ट, रिजेक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं इसको। डायग्रामेटिकली एक बार मैं दिखा देती हूँ क्या बताना चाह रही हूँ। सपोज दिस इज द डायग्राम, राइट। आपका 1 माइनस अल्फ़ा जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। और आउटसाइड जो भी इसका एरिया है वो क्या है, क्रिटिकल रीजन या फिर रीजन ऑफ रिजेक्शन जिसको बोलते हैं, क्रिटिकल रीजन। अब देखो यहाँ देखो, ये ले लिया आपने एरिया, ठीक है।
दिस शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल वेट। सो बेसिकली क्या होता है, आपका ये वाला एरिया जो है ये अल्फ़ा बाय 2 होता है और ये अल्फ़ा बाय 2 होता है। आप अल्फ़ा बाय 2 प्लस अल्फ़ा बाय 2 करोगे तो यू विल गेट अल्फ़ा। तो इस ये वाला एरिया आपका दिस एरिया एंड दिस एरिया, इसको हम मिला के बोलते हैं अल्फ़ा। और 1 माइनस अल्फ़ा क्या बचा, ये पूरा एरिया जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, द एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर जो भी एरिया होता है पूरा, एरिया अंडर द कर्व वो होता है आपका 1 के बराबर। और ये एरिया मिला के होता है अल्फ़ा के बराबर। अब इस पूरे एरिया में से अगर आप अल्फ़ा हटा लो तो आपके पास क्या बचेगा, यू विल हैव द एरिया दिस, यू विल हैव दिस एरिया, ये एरिया पूरा। ये पूरा एरिया आपके पास आ गया है 1 माइनस अल्फ़ा। दिस होल एरिया इज 1 माइनस अल्फ़ा। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये आपका है एरिया 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये 1 माइनस अल्फ़ा हो गया। अब क्या कह रही हूँ, ये जो आपका ब्लू वाला एरिया है यहाँ से लेके ये पूरा एरिया 1 माइनस अल्फ़ा जो एरिया है ब्लू कलर में जितना जितना दिख रहा है, दिस इज़ रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये आपका एक्सेप्टेंस का रीजन है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा आपके लिए दूसरा एरिया ये इधर नेगेटिव साइड और ये इधर, इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल रीजन। या फिर ये आपका कौन सा एरिया, एरिया ऑफ, देखो ये पिंक वाला जो एरिया है आपका वो क्रिटिकल रीजन है, या फिर इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रिजेक्शन या रिजेक्शन रीजन। ये रिजेक्शन का एरिया है। अब मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, किसकी, बीटा 2 हैट की दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली वैल्यू होगी और एक ये वाली वैल्यू होगी, राइट। तो अगर इन दो वैल्यू के बीच में आ जाती है आपकी बीटा 2 तो वेल एंड गुड, आप एक्सेप्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को। यहाँ बाहर जा रही है, यहाँ बाहर जा रही है तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। अभी तक सिर्फ हमने इंटरवल अप्रोच को ही यहाँ पे देखा है थोड़ा डिटेल में कि हम ये रिजेक्शन और ये रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, एरिया ऑफ रिजेक्शन या क्रिटिकल रीजन क्या होता है डायग्रामेटिकली, क्योंकि डायग्रामेटिकली आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज, क्या है वो टॉपिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये, बट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, पहले एक बार क्लास इंटरवल के थ्रू ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्लास इंटरवल के थ्रू जो हम अपना एग्जाम्पल पुराना वाला लेके चल रहे थे, वही एजुकेशन और स्कूलिंग वाला, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो कुछ इस तरीके से थी। वेज एजुकेशन वाला ही मॉडल है आपका, दिस इज इक्वल टू वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट एक्स आई प्लस यू आई, सब यू आई हैट, ये आपका मॉडल है। ठीक है, इसमें आपकी जो बीटा 2 हैट की वैल्यू कैलकुलेट होके आई थी, दैट वाज 0.7240, राइट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2 हैट की वैल्यू निकल के आई थी 0.0700। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है यहाँ पे 11, क्योंकि 13 था आपका n जो है वो 13 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनाई कि जो मेरा ट्रू बीटा 2 है उसकी वैल्यू 0.5 है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाई कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0.5, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमने क्या निकाला, क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लिया। अब क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए देखो फॉर्मूला आपका यही वाला यूज़ होगा। आपको बीटा 2 यहाँ पे क्या क्या वैल्यू चाहिए, अब देखो ये वाले फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी। बीटा 2 स्टार की वैल्यू है क्या है 0.5,
राइट, ये भी दिया हुआ है, राइट, बीटा टू हैट की वैल्यू, तो बीटा टू हैट की आपने जो वैल्यू यहाँ पे निकाली दैट वाज 0.72, जो कि आपके क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रही थी, ठीक है, जो आपका CI हमने कैलकुलेट किया था। CI कैलकुलेट करने के बाद ये आया था, आप लास्ट वो देख लेना एक बार वीडियो, तो उसमें सेम हम आंसर मिलेगा, ये आया था। ठीक है, ये चीज़ आ गई थी। अब डायग्रामेटिकली जितना अभी हमने किया है, इसको अगर डायग्रामेटिकली मैं यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ, उसका मतलब मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, ये है 0.3460 और एक ये पॉइंट आ चुका है 0.6540। मेरे बीटा टू हैट की वैल्यू यहाँ पे बीटा टू की वैल्यू है 0.5। 0.5 इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, we do not reject null hypothesis, do not reject null hypothesis। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, लास्ट में जब पूरा एक फुल फ्लेज एग्जाम्पल करेंगे हम तब अच्छे से समझ आएगा, बट अभी सिर्फ इतना समझो कि क्लास इंटरवल का क्या यूज़ है, नल हाइपोथेसिस को किस तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं। सो ये पूरा भी आपका पिछले वाले ही प्रोसेस था जो हमने किया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ ज़रूरी समझना ये क्यों था, क्योंकि इसके बिना हमें आगे नहीं समझ आएगा। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, सारी वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी, आई एम राइटिंग देम अगेन। बीटा टू हैट की वैल्यू है, यू हैव 7240, राइट। देन यू हैव स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट दैट इज इक्वल टू 0.0700। उसके बाद यू हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम एज 11 एंड हम अज्यूम कर रहे हैं अल्फ़ा 5%। जनरली हम अल्फ़ा की वैल्यू 3 ही लेते हैं, 1%, 5%, 10%, स्टैटिस्टिक्स में सब ने पढ़ा होगा। और हम नेक्स्ट चीज़ जो ले रहे हैं दैट इज़ T अल्फ़ा बाई 2, T अल्फ़ा बाई 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हैं, यू कैन टेक दिस वैल्यू फ्रॉम द T टेबल। ये आप वैल्यू कहाँ से निकालोगे, T टेबल से निकालोगे। T टेबल सबके पास होगी, नहीं होगी तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट। सो T टेबल में जब आप देखोगे अल्फ़ा बाई 2 दैट इज 0.05% अपॉन 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 के बेसिस पे आप वैल्यू निकालोगे, तो टेबल से आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.201। अब हमारा काम है यहाँ पे, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्योंकि बीटा यहाँ पे फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास टी ही स्टैटिस्टिक है, टी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा था टी स्टैटिस्टिक का, बिल्कुल एट द फर्स्ट पेज अगर हम जाएं, दिस वाज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। बीटा टू हैट माइनस बीटा टू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे टी, इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड टी। कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे बीटा टू हैट की वैल्यू क्या है, 0.7240 दिस वैल्यू, माइनस बीटा टू क्या ले रहे हैं, वही सेम चीज़ें, नल हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि बीटा टू हमारा क्या है 0.5 है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट बीटा टू इज़ नॉट इक्वल टू 0.5। हमने यहाँ लिखा 0.5, स्टैंडर्ड एरर हमें गिवन है 0.0700। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.2। अब हमें क्या करना होता है, अब हमारे पास एक रूल होता है, इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड टी, या फिर इसको हम बोलते हैं बेसिकली, आगे देखते हैं इसके टर्म्स जो भी डिस्कस करने हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको कैलकुलेटेड टी मान के चलो, बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होएगी। सो बेसिकली दिस इज़ कैलकुलेटेड टी, और एक हमारे पास होता है टैबुलेटेड टी, कैलकुलेटेड टैबुलेटेड टी, दो चीज़ें। टैबुलेटेड टी आपका कितना आया है, टैबुलेटेड टी की वैल्यू विल बी, निकालेंगे हम वो विद द हेल्प ऑफ टैबुलेटेड टी होता है आपका ये टी अल्फ़ा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ, विच इज़ 2.201। हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है यहाँ पे, कैलकुलेटेड टी और टैबुलेटेड टी, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखो आपका कैलकुलेटेड टी कितना आया 3.2, टैबुलेटेड टी कितना है 2.201।
अब हमें ये देखना है कि हम इसके बेसिस पे नल हाइपोथेसिस जो है हमारी बीटा 2 0.5 उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे टास्क। सो इसको करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो डायग्रामेटिकली ऑल्सो और हमारे पास एक रूल भी है। पहले डायग्रामेटिकली देखें क्योंकि डायग्रामेटिकली हम लोग कर चुके हैं। अब देखो ये वैल्यू होती है हमारी -t∝/2 की और ये वैल्यू होती है t∝/2 की, साथ में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक है -2.20 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.20 प्लस का, राइट। अब आप देखो 3.2 कहाँ आ रहा है, ये अभी डायग्राम बताया था मैंने, ये जो आपका पूरा एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस होता है और ये वाला एरिया ये एरिया ऑफ रिजेक्शन होता है। अब देखो क्या होगा, 3 आपका कैलकुलेटेड टी क्या है, कितना आया है 3.t आया है, टैबुलेटेड इतना, ये 3.t कहाँ लाई करेगा, ये तो इधर लाई करेगा, 2 के तो बाद ही आएगा ना, 2 के बाद की वैल्यू, तो ये 3.2 तो यहाँ कहीं लाई करेगा। इट मीन्स कौन से एरिया में आ रहा है, ये रिजेक्शन वाले एरिया में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लियर है, यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अभी जो हमने ये पूरा टेस्ट पढ़ा, दिस इज टू टेल टेस्ट। इसी तरीके से वन टेल भी पढ़ सकते हैं। वन टेल किस तरीके से करेंगे, वन टेल के लिए भी देख लेते हैं। वन टेल के लिए नल हाइपोथेसिस आपकी कुछ ऐसे बनेगी, बीटा 2 हैट आप कह रहे हो 0.5 से कम होगा, ठीक है, और आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो कह रहे हो कि ग्रेटर देन 0.5 होगा। प्रोसेस पूरा सेम होगा, यहाँ पे भी आप कैलकुलेटेड टी निकालोगे विच इज़ द एज द फॉर्मूला गिवन, ये ठीक है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम आएगा, 3.2 ही आएगा। टैबुलेटेड भी आपका वो कितना रहेगा, 2.201 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है, बस यहाँ पे डायग्राम चेंज हो जाता है। डायग्राम यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, ये वन साइडेड है ना सिर्फ। रिजेक्शन कहाँ होगा, जब वैल्यू ज़्यादा होगी आपकी, तो ये इस टाइप का कुछ आता है ना। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू यूज़ होगी 2.20। एक सेकेंड, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, दैट इज आई फॉरगेट टू मेंशन वन थिंग। हाँ, अब हम यहाँ पे अल्फ़ा 0.05 ही ले रहे हैं, राइट। तो टी अल्फ़ा हो जाएगा, α/2 कब होता है, जब हम ये वाला डायग्राम लेते हैं, व्हेन वी आर डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। यहाँ पे हम इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करें, वन साइडेड है सिर्फ। तो यहाँ इस केस में हमारा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो जब अल्फ़ा 0.05 है तो उस केस में वैल्यू भी तो अलग आएगी टेबल में, तो दैट वैल्यू विल बी 1.796, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 1.796। स्टिल आपका जो कैलकुलेटेड टी आ रहा है वो 3.2 आ रहा है, वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, और रिजेक्शन रीजन में आ रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लियर है सबको कि क्या किया हमने, टू टेल और वन टेल टेस्ट किया है बेसिकली। अब अगर हमें यहाँ पे एक रूल बनाना हो या फिर एक रूल बताना हो कि कब हम रिजेक्ट करेंगे, सो लेट्स टेक दिस, राइट दिस एज फॉलोज, व्हेन कैलकुलेटेड टी, ये आपका कैलकुलेटेड टी है, ग्रेटर देन होगा टैब्युलेटेड टी से, उस केस में आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को। और अगर कैलकुलेटेड टी लेस देन होगा टैब्युलेटेड टी से, तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, या फिर जनरली हम एक्सेप्ट की जगह वर्ड यूज़ करते हैं डू नॉट रिजेक्ट, वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। दिस इज़ द रूल। ये हो गया आपका रूल मैथमेटिकली, जब आपके पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ देख के पता लगा सकते हो। जैसे कि अभी एग्जांपल हमने लिया था ना, वहाँ पे कैलकुलेटेड टी 3.2 आया था, टैबुलेटेड आया था 2.201, टू टेल के केस में, वन टेल के केस में 1.7 समथिंग था, राइट।
तो यहाँ पे देखो आपका ये बड़ा है ना इससे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, हमें पता है। यहाँ हम सिर्फ वैल्यू से पता कर पा रहे हैं, और डायग्रामेटिकली अगर हमें देखना है तो हमें पता है दीज आर द 2 वैल्यूज़। ये आपकी t α/2 माइनस का है, ये t α/2 प्लस का है। यहाँ अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो रिजेक्शन वाले रीजन में आ रही है, और बीच में आ रही है तो एक्सेप्टेंस वाले रीजन में आ रही है। तो दोनों डायग्रामेटिकली भी दिखाते हैं इसको और रूल भी बताते हैं कि क्या है। एक और चीज़ साथ में चलती है इसके, वो ये है कि एक स्टैटिस्टिक्स को आप जो भी आपका स्टैटिस्टिक है उसको स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब कहोगे। तो अ स्टैटिस्टिक, या इसको एक नए पेज पे ही लिखते हैं, अ स्टैटिस्टिक is said to be statistically significant, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं। statistically significant if the value of the test statistic lies in the critical region। एक स्टैटिस्टिक को आप स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब कहोगे, जब उसकी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में आएगी। उसका मतलब क्या है, जब उसके वैल्यू बेसिकली जब हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्रिटिकल रीजन में आएगी तभी तो रिजेक्ट करेंगे। और बाय द सेम टोकन, मतलब वाइसा वर्सा भी लिख सकते हैं, a test is said to be statistically insignificant if the value of the test statistic lies in the acceptance region। अभी सिर्फ ना ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट कब होगा, जब वैल्यू जो होगी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी तब। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक स्टैटिस्टिक जैसे कि अभी हमने बात की थी टी स्टैटिस्टिक की, राइट, किसके बारे में, β2 की बात हो रही थी। वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब होगा, जब उसकी वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक लाइज इन द क्रिटिकल रीजन। डायग्राम में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्रिटिकल रीजन कौन सा है, ये वाला, और ये वाला क्रिटिकल रीजन है ना। जब मेरी टी की वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी या यहाँ इधर आ जाएगी माइनस में, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि अभी हमारे वाले केस में 3.2 आ रही थी ना कैलकुलेटेड टी, तो ये कहाँ, कौन से रीजन में आ रही है, क्रिटिकल रीजन में आ रही है, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ जाती है वैल्यू, यहाँ कहीं आ रही है वैल्यू, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब दोबारा भी समझाऊंगी मैं और अच्छे से जब हम इसको और डिटेल में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझना ज़रूरी है। अब हम इसका करते हैं टेबल में किस तरीके से हम एक डिसीजन रूल, एक ये टेबल याद रहेगी अगर, तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस लिखेंगे हम इसमें, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में आपका 2 टेल्ड, राइट टेल, 1 टेल आ जाता है। देन नल हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, वो लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस क्या बना रहे हो आप। देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बना रहे हो, और डिसीजन क्या ले रहे हो, डिसीजन रूल, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ। सो ये हमारी हेडिंग्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं 2 टेल पे।
टू टेल टेस्ट में हम क्या लेते हैं, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस लेते हैं बीटा 2 जो है वो किसके बराबर है, बीटा 2 स्टार के, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने इसको बीटा 2 स्टार नाम दे दिया। और इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, बीटा 2 इज नॉट इक्वल टू बीटा 2 स्टार। और डिसीजन कैसे लेते हैं इसमें, आपका जो कैलकुलेटेड टी होता है, अगर उसकी वैल्यू आपके टैबुलेटेड टी से α/2 आता है और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके साथ ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस क्या है, राइट टेल। राइट टेल, यहाँ नल हाइपोथेसिस क्या बनाते हैं, बीटा 2 लेस देन इक्वल टू बीटा 2 स्टार, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं ग्रेटर देन बीटा 2 स्टार। और यहाँ पे रूल क्या कहता है आपका, जो देखो यहाँ पे हमने बार लगाया, बार का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वैल्यूज़ को, नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टी लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। सो टी यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है किससे, टी अल्फ़ा, देखो यहाँ पे अल्फ़ा लिया है हमने, तो हम रिजेक्ट कर देंगे किसको, नल हाइपोथेसिस को। इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है लेफ्ट टेल। लेफ्ट टेल, लेफ्ट टेल में हम क्या लेते हैं, नल हाइपोथेसिस बीटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा 2 स्टार, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनती है ये, अगर, ठीक है। और यहाँ पे टी जो है आपका वो इट शुड बी लेस देन माइनस, देखो लेट मी राइट इट अगेन, यहाँ पे उल्टा चलता है रूल थोड़ा सा, ये याद रखिएगा, कई बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा। सो बेटर है उससे कि आप पहले ही यहाँ समझ लें। यहाँ टी जो है, टी वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे वो लेस देन आएगी माइनस टी अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तब हम उसको रिजेक्ट करेंगे। सो दीज आर द 3 केसेस, और ये हमारे रूल्स हैं। और इसमें डायग्राम इस तरीके से बनता है, ऐसे जाता है। सो दीज आर द रूल्स जो कि हमें क्या करने हैं, लेके चलने हैं। दिस इज़ फॉर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जब हम किसको सिग्निफिकेंस कर रहे हैं, टी टेस्ट का सिग्निफिकेंस कर रहे हैं, या फिर हम बीटा 2 का सिग्निफिकेंस देखना जा रहे हैं, तो हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज testing of basically testing the significance of सिग्मा स्क्वायर, जिसके लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं वो यूज़ करते हैं द काई स्क्वायर टेस्ट। अब बीटा के लिए कौन सा यूज़ किया था हमने, टी स्टैटिस्टिक यूज़ किया था। बीटा के लिए हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं बीटा 2 के लिए, तो हमने टी स्टैटिस्टिक यूज़ किया था। रीज़न क्या था उसके पीछे, क्योंकि बीटा 2 जो है वो यूआई का फंक्शन है, और यूआई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास या तो जेड आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल, या फिर जेड कब लेते हैं, जब हमें सिग्मा स्क्वायर नोन होता है, और जब सिग्मा स्क्वायर अननोन होता है उस केस में हम टी फॉलो करते हैं। जनरल लेवल पे हमें सिग्मा स्क्वायर अननोन ही होता है, इसीलिए बीटा 2 के लिए हमेशा टी स्टैटिस्टिक यूज़ किया जाता है। टी यूज़ करने के पीछे का रीज़न, अब अगर हम वही निकालना चाह रहे हैं सिग्मा स्क्वायर का सिग्निफिकेंस, तो हम टी या जेड नहीं यूज़ करते। उसके लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ये सब स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हुए टेस्ट हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर टेस्ट। ये आपके एक एक क्वेश्चन जब भी आपका ये होता है प्रैक्टिकल होता है ना इकोट्रिक्स का, उसमें पूछे जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, बहुत बेसिक हैं। अगर ये पता है तो आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है। अगर ये नहीं पता, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन भी करा सकती हूँ, बट डायरेक्टली क्वेश्चन किसी को समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा। आपके क्वेश्चन जो आते हैं ना वो पूरे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे ईजिली। सो बेसिकली जब हम सिग्निफिकेंस टेस्ट कर रहे हैं किसका, सिग्मा स्क्वायर का, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं काई स्क्वायर जो वेरिएबल है वो दिखता कैसे है। काई स्क्वायर का जैसे हमने टी का देखा था, वैसे काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n-2 सिग्मा हैट स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये इसका फंक्शन होता है।
ये फॉर्मूला है बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट या फिर स्टैटिस्टिक जो कहो वो ये है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो सिग्मा स्क्वायर है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम सेम एग्जाम्पल लेंगे, हमारा वही सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है, उसी को ही पकड़ के रखना है क्योंकि हमें सारी चीज़ें उसी से ही समझनी है। जैसे जो हमारा एग्जाम्पल था अभी दैट वेज एंड एजुकेशन वाला, तो वही लेके चलते हैं। वेज एंड एजुकेशन के एग्जाम्पल में आपको सिग्मा हैट स्क्वायर की वैल्यू जो है वो दी हुई है 0.8937 और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है ऑलरेडी 11 है, हम इसको बहुत बार लिख चुके हैं। यहाँ पे व्हेन यू आर अबाउट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो आप नल हाइपोथेसिस क्या बनाते हो? नल हाइपोथेसिस आप बनाते हो जैसे कि आपने लिखा सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है इट इज़ 0.6। नल हाइपोथेसिस आपने लिखा सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0.6। ये हमने क्या बना लिया? हाइपोथेसिस बना लिया। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए विच इज़ n-2, इसकी वैल्यू पता चल गई है। सिग्मा हैट स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हाइपोथेसिस से पता चल गई है। सो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। यहाँ पे जब हम काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n-2 दैट इज़ 11। सिग्मा हैट की वैल्यू है 0.8937 और यू हैव सिग्मा हैट एज 0.6। जब आप इसको निकालेंगे वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.3845। ये आपकी काई स्क्वायर की, ये भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू। यहाँ भी आपको सेम डिसीजन लेना है। एक आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल ली, अब आप अल्फ़ा मान लेंगे 5%, ठीक है। अब आपको क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल या फिर जिसको आप कहें टैबुलेटेड, टेबल से जो वैल्यू निकलेगी, क्रिटिकल या टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। काई स्क्वायर जो है आपका वो आपका अगेन अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। आपका अल्फ़ा क्या है और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अगर आपने अल्फ़ा 5% लिया है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको पता है 11 है, तो उस केस में आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 21.9200। दिस विल बी द कैलकुलेटेड वैल्यू। और यहाँ पे भी सेम ही रूल चलता है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है अगर टैबुलेटेड से, यू विल नॉट रिजेक्टेड या रिजेक्टेड। अभी डिसीजन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आई ये देख लेते हैं। वी कैन हैव दिस एज, मतलब एक बार ना टेबल में आपको वैल्यूज़ दिखा देती हूँ मैं। वी हैव काई स्क्वायर टेबल, आपको कहीं से भी आप गूगल से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। देखो काई स्क्वायर की ये फर्स्ट इमेज ही देख लेते हैं। दिस इज़ द वैल्यू। देखो यहाँ पे आपको वर्टिकल में डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है और ऊपर आप हॉरिजॉन्टली देखो आपको दिया हुआ है सिग्निफिकेंस लेवल। तो अल्फ़ा देखो जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है बिल्कुल 0.055%, 11 पे देखो यू विल सी दिस वैल्यू। देखो 11 पे 0.25 पे देखो यू विल सी दिस वैल्यू। ज़ीरो 0.25, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है हमारा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5% है। अगर आप 2 साइडेड वाला ले रहे हैं तो अल्फ़ा बाई 2 ले लेंगे, राइट। 2 टेल ले रहे हैं तो 0.25, 11 की वैल्यू 21.92, 1 साइडेड लेंगे तो 19.65 आ जाएगी जो ग्रीन कलर में दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो ये वैल्यू आपको पता चल गया कि कैसे आई, राइट। अब आते हैं डिसीजन पे। डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा? डिसीजन के लिए हम टेबल बनाते हैं। मैंने आपको वैल्यूज सारी बता दी। अब डिसीजन के लिए वी विल हैव द टेबल इसी तरीके से कि नल हाइपोथेसिस आप क्या बनाएंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, और
रिजेक्ट कब करेंगे नल हाइपोथेसिस को? नल हाइपोथेसिस मान के चलो पहली आपकी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर एक कोई वैल्यू है, और इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाई है आपने? ग्रेटर देन वाली बना ली। ठीक है, सो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि व्हेन द काई स्क्वायर विच इज कैलकुलेटेड काई स्क्वायर जब ग्रेटर देन है टैब्यूलेटेड काई स्क्वायर से, तो उस केस में आप क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, हमारी वैल्यू क्या आ रही थी? अच्छा, अभी तो हमारी तो टू साइडेड वाली थी ना, अभी टू साइडेड वाली में देखते हैं। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है सिग्मा नॉट स्क्वायर, और आप ले रहे हैं ये लेस देन के केस में क्या बनेगा? लेस देन के केस में व्हेन कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज लेस देन टैब्यूलेटेड काई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये आ जाता है 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि हम दूसरा साइड ले रहे हैं ना ग्राफ का, इसीलिए। देन अल्फ़ा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू याद रखना। यहाँ पे व्हेन योर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन टैब्यूलेटेड काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, सो आप तब रिजेक्ट करते हो। ये रिजेक्ट वाले आपके रूल्स हैं। ऑटोमेटिकली ऑब्वियस से पता है आपको उल्टा होगा तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ ग्रेटर देन यूज़ हुआ है, अल्फ़ा यूज़ हुआ है, यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा यूज़ हुआ है क्योंकि हम दूसरी साइड ले रहे हैं, और यहाँ अल्फ़ा बाई 2 यूज़ हुआ है। बस ये ध्यान रखना है आपको। टैब बेसिकली इसका यूज़ क्या है, ये याद रहेंगे ना तो आप टेबल से वैल्यूज़ निकालना आपके लिए इजी होगा। जैसे अल्फ़ा आपका 0.05 है, या फिर इसको हम बोलते हैं 5%। ठीक है, अब काई स्क्वायर की जो टैब्यूलेटेड वैल्यू है वो 0.0511 पे अलग आ रही है। काई स्क्वायर की वैल्यू जब आप 1 माइनस अल्फ़ा ले रहे हो, 1 माइनस अल्फ़ा दैट इज़ 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05, तो क्या आ जाएगा? वी विल हैव 5 9 देन 9 0.995 आ जाएगा, 0.99511 इसकी वैल्यू अलग आएगी, और काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 दैट इज़ 0.02511 इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो ये तीनों वैल्यूज़ अलग आएंगी, भले ही हमारा इतना ज़्यादा डिफरेंस ना आए, बट वैल्यू हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो दीज आर द रूल्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, जब हम यूज़ कर रहे हैं किसका? सिग्मा स्क्वायर का। आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कुछ पॉइंट्स की, या फिर हम उनको नाम दे सकते हैं सम शॉर्टकट्स टू द अल्टीमेट वे। आपको जो एक्चुअल में निकालना है उसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, स्पेशली इस मेथड के लिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब जितनी हमने चीज़ें समझी है वो आपको एकदम समझ आ जाएगा जब मैं ये वाली चीज़ आपको बताऊंगी। ज़ीरो नल हाइपोथेसिस सबसे पहला है, ज़ीरो नल हाइपोथेसिस, ज़ीरो नल हाइपोथेसिस। अभी तक बार बार हम क्या चीज़ कर रहे हैं? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, और रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके साथ एक रूल आया था, दिस रूल, कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कब है? जब क्रिटिकल रीजन में आएगा। इसका मतलब जब आप रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक, और इनसिग्निफिकेंट कब है? इनसिग्निफिकेंट तब है जब एक्सेप्टेंट रीजन में। तो ये यहाँ पे आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है। ज़ीरो नल हाइपोथेसिस का मतलब है जब आप ये कह रहे हो दैट आप इस तरीके की कोई हाइपोथेसिस बना रहे हो, नल हाइपोथेसिस, दैट बीटा 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्लोप कोफिशिएंट इज 0। ठीक है, जब आप इस तरीके के नल हाइपोथेसिस बना रहे हो तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आप जनरल इक्वेशन क्या यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग? वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई
प्लस UI। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि x जो वेरिएबल है उसका y के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और वो इम्पैक्ट हम इस बीटा 2 से जज करते हैं कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है, वो बीटा 2 से हम जज करते हैं, राइट। तो अगर मैं ये हाइपोथेसिस बना रही हूँ दैट बीटा 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू 0 होती है, ओवरऑल वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी। जब बीटा 2 0 है इसका मतलब ये है कि जो आपका x है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है y पे, हम यही तो कहना चाह रहे हैं। सो मैंने क्या किया, आप जनरली ये बताने के बजाय आप कि भाई x का इम्पैक्ट है y पे, आप ये मान के चल रहे हो कि x का कोई इम्पैक्ट नहीं है y पे, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस बना दी हमने बीटा 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस हाइपोथेसिस को, जो भी मैंने पूरी अभी टेस्टिंग करी, इसके बाद मैं टी टेस्ट लगाऊं, फिर अपना रूल देखूं, ये वाला रूल देखूं, है ना, इस टेस्ट के बाद क्या आना चाहिए मेरे रिजल्ट में, मुझे ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी चाहिए या रिजेक्ट करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये रिजेक्ट करनी चाहिए। जब ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तभी तो मैं ये कह पाऊंगी कि हाँ x का इम्पैक्ट है y के ऊपर, राइट। तो यही हम कह रहे थे, जब भी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक या टी स्टैटिस्टिक कौन से रीजन में हो, क्रिटिकल रीजन में हो या फिर रिजेक्शन रीजन में हो, तो आपका जो पैरामीटर है वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या फिर किसी चीज़ की वैल्यू होना, सिग्निफिकेंस होना, राइट। तो जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि भाई बीटा 2 का सिग्निफिकेंस है, और बीटा 2 का सिग्निफिकेंस का मतलब है बीटा 2 की कुछ वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है बट ज़ीरो नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है बट ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब बीटा 2 जो है उसकी कोई वैल्यू है और x का जो इम्पैक्ट है वो y के ऊपर आएगा, इसीलिए हम ये लाइन यूज़ कर रहे थे। अब वापस से एक बार इस लाइन को पढ़ो, यू विल गेट द जिस्ट। अ स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफ़ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक लाइज इन द क्रिटिकल रीजन। अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में लाई करेगी तो आपका जो भी पैरामीटर है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम क्या समझना चाह रहे हैं इसमें, इनसिग्निफिकेंट कब होगा वो तो समझ आ ही गया। अच्छा यहाँ पे एक्सक्यूज मी, ये सबको क्लियर होगा आई थिंक कि यहाँ पे हम ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो ज़ीरो नल हाइपोथेसिस का बहुत रोल है। आप कोई भी हाइपोथेसिस बना रहे हो जैसे कि बीटा 2 इज इक्वल टू 0.3, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसी का ही है क्योंकि ये आपको एक्चुअल में बता रहा है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। 3 वैल्यू कह रहे हो आप, राइट, तो कोई मतलब आप कह रहे हो कि 0 वैल्यू कितनी होगी वो तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि क्या बीटा 2 एक्चुअल में इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो बताओ। बीटा 2 इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसलिए ज़ीरो नल हाइपोथेसिस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप हाइपोथेसिस बनाओगे तो कोशिश करो कि आप ज़ीरो लेके ही हाइपोथेसिस बनाओ, अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको नल हाइपोथेसिस में क्या लेना है। ये पहला एक शॉर्टकट था। दूसरा शॉर्टकट है आपका 2T रूल। 2T रूल, अब ये 2T रूल क्या कहता है, टी स्टैटिस्टिक की बात करता है बेसिकली। 2T रूल आपका ये कहता है कि अगर आपके पास बेसिकली, एक बार इसको पूरी स्टेटमेंट देखते हैं इसकी, इफ़ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इफ़ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले याद रखनी है स्टार लगा के कि ये जो 2T रूल है ये सिर्फ 2 वेरिएबल रिग्रेशन फंक्शन में ही लगेगा, 2 वेरिएबल रिग्रेशन में ही लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। ये इसका डिस्क्लेमर है। 2 वेरिएबल मतलब ये वाली इक्वेशन में ही लगेगा सिर्फ।
सो इफ़ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि होता है n-2 इज़ 20, वो 20 है या फिर 20 से ज़्यादा है, याद रखो 20 है या 20 से ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आपका इफ़ अल्फ़ा क्या होता है, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ सेट एट 0.05, मतलब 5%, अल्फ़ा 5% पे फिक्स कर रहे हो आप, देन द नल हाइपोथेसिस β2 इज इक्वल टू 0, अगर आपने नल हाइपोथेसिस ये बनाई है, कैन बी रिजेक्टेड, आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, इफ़ द t value computed exceeds 2 in absolute value। ये एक रूल है, टी बेसिकली 2T रूल कहते हैं इसे। क्या कह रहा है ये कह रहा है सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, ठीक है, आपका अल्फ़ा 5% है और आप नल हाइपोथेसिस लेके चल रहे हो β2 इज इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशन है, कंडीशन याद रखना। तो आपने ये सारी कंडीशन के साथ अपनी टी वैल्यू निकाली, अगर आपकी टी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो आपको वो टी टैबुलेटेड निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 चीज़ चाहिए होती है ना डिसीजन के लिए, एक तो कैलकुलेटेड टी चाहिए होता है, दूसरा टैबुलेटेड टी चाहिए होता है। तो टैबुलेटेड टी आप टेबल से निकालते हो विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा बाय 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर पूरी टेबल देखते हो, राइट। तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये पता है n-2 ग्रेटर देन 20 है, अल्फ़ा 5% है, नल हाइपोथेसिस 0 बना रखी है और आपकी कैलकुलेटेड टी जो आ रही है वो 2 से ज़्यादा आ रही है, 2 से ज़्यादा कुछ भी आ रही है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। आपको टैबुलेटेड वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस इज़ द टी रूल, ये 2T रूल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में इसको देख लेना, कहीं भी अप्लाई हो रहा होगा तो यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट। तीसरी चीज़, ऑल्दो ये बेसिक्स ही हैं बट यू कैन हैव दिस नल हाइपोथेसिस, ये हमने देख तो ली कैसे बनती है, बट एक बार और अगर देखें कि हमें हाउ टू फॉर्म null hypothesis and alternative hypothesis, how to form null hypothesis and alternative hypothesis। null and alternative hypothesis कैसे बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या होता है, एक इक्वेशन आती है, मान के चलो ये इक्वेशन आ गया आपके पास, EI इज इक्वल टू β1 β2 सिग्मा I, ठीक है। यहाँ पे E जो है, EI जो है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी चीज़ में और उसका क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, दैट इज़ EI। और आपका जो सिग्मा I है वो बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, या फिर आप इन सिंपल टर्म्स यू कैन से मेजर ऑफ रिस्क है, ये मेजर ऑफ रिस्क है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में थ्योरेटिकली एक हमें रिलेशनशिप पता होता है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न हाई हो सकते हैं, राइट। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये थ्योरी क्या कहती है, अगर हम इसकी थ्योरी पे जाएं तो थ्योरी कहती है हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न, ये थ्योरी है हमारी। अब ये थ्योरी है, इसके यहाँ पे मतलब यूजिंग दिस थ्योरी हमें हाइपोथेसिस बनानी है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, अगेन नल हाइपोथेसिस आप बना रहे हो दैट β2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि
रिस्क का एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने नल हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ ध्यान से बनानी है। देखो यहाँ पे क्या आप कभी भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बना सकते हो, मतलब आप कह रहे हो कि नेगेटिव भी पढ़ सकता है पॉजिटिव भी पढ़ सकता है। ज़्यादा रिस्क लेने से क्या होगा, रिटर्न ही तो ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा रिस्क लेने से एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाएंगे, ये तो थ्योरी नहीं कहती, राइट। तो हम यहाँ पे बीटा 2 को कभी भी ना ये नहीं लेंगे, इंस्टेड हम क्या लिखेंगे इसको, वी विल राइट इट ओनली, और नेगेटिव भी नहीं होंगे, ये भी याद रखना। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे बीटा 2 विल बी ग्रेटर देन 0। कभी भी जो आपकी बीटा 2 की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। रिस्क कभी नेगेटिव में जा सकते हैं, रिस्क नेगेटिव ले रहे हो मतलब आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। रिस्क कम लोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न कम मिलेगा, ये आप थ्योरी कह सकते हो। लेकिन ये थोड़ी कहोगे रिस्क अगर आप नेगेटिव लोगे तो रिटर्न नेगेटिव मिलेंगे, ये तो कोई थ्योरी नहीं है। तो इस टाइप का हम यहाँ पे कभी भी नॉट इक्वल टू वाली जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो बना ही नहीं सकते। तो आपको कभी भी हाइपोथेसिस बनानी है तो आप ध्यान रखेंगे कि उसका रिलेशनशिप क्या है, लॉजिकल रिलेशन। आपको ये जो यहाँ पे थ्योरी है ना, ये लॉजिकल थ्योरी हमें यूज़ करनी है और उसके बेसिस पे आप नल हाइपोथेसिस बनाओगे, अपने अकॉर्डिंग कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बना दोगे। ये बनाना इजी होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते टाइम ध्यान रखो कि जब मैं बना रही हूँ तो लॉजिकल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, ये हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट एक वैल्यू जो हम इसमें यूज़ करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस करते हैं, दैट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम किससे मेजर करते हैं, अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा की वैल्यू एक तो सबसे पहले हम 3 ही अल्फ़ा की वैल्यूज़ लेते हैं जनरल लेवल पे, या तो 1% लेते हैं या 5% लेते हैं या 10% लेते हैं। बट मेजॉरिटी आप पूरे इकोट्रिक्स में देखोगे कि आपको जो वैल्यू ली जाएगी अल्फ़ा की वो 5% है। इवन स्टैटिस्टिक्स में भी हम 5% को सबसे अच्छा मेजर मानते हैं। रीज़न क्या है कि भाई देखो अगर हम 10% ले रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा एरिया रिजेक्शन में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो चांसेस हैं कि आप बहुत सारी हाइपोथेसिस को क्या करोगे, रिजेक्ट ही करोगे, ठीक है। 10% की बात कर रही हूँ मैं, राइट। वहीं बात करते हैं अगर 1% की, तो 1% में सिर्फ इतना 1% में आपके चांसेस हैं कि आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे। 5% एक बेटर मेजर माना जाता है जिसमें कि आप ये मान के चलते हो कि हाँ चांसेस हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही तरीके से आप रिजेक्ट और वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जनरली जब आप 1% या 10% या कोई और वैल्यूज़ लेते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप 2 तरीके के एरर कमिट करें। वो एरर क्या होते हैं, सबने पढ़ा होगा, टाइप 1 एरर जो कि बेसिकली होता है अल्फ़ा, और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर होता है व्हेन बेसिकली आप क्या करते हो, टाइप 1 एरर होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस। बेसिकली आप टाइप 1 एरर क्या होता है, आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी थी लेकिन आपने रिजेक्ट कर दी, वो है टाइप 1 एरर। एक्सेप्ट करनी थी बट आपने रिजेक्ट कर दी। वो किस केस में हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है जब आप 10% वाली वैल्यू ले रहे हैं, है ना, तो टाइप 1 एरर कमिट कर सकते हैं आप। टाइप 2 एरर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉल्स हाइपोथेसिस। या फिर आप कई बार क्या कर सकते हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो ऐसी हाइपोथेसिस को जो कि फॉल्स है। ये 1% के चांस होते हैं क्योंकि आप मेजॉरिटी चीज़ें में एक्सेप्ट करते हो। सो टाइप 2 एरर, इसमें से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक टाइप का एरर होता है वो तो टाइप 2 एरर, बीटा से डिनोट करते हैं उसको, और पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 - बीटा,
पावर ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं इसको, 1 माइनस बीटा। यहाँ ज़्यादा 1 माइनस बीटा का यूज़ नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में है मेनली। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आप कमिट ना करें, इसके लिए आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत ध्यान से चूज़ करना होता है। इसीलिए हम जनरल लेवल पे क्या चूज़ करते हैं, 5% चूज़ करते हैं। सो दीज आर सम शॉर्टकट्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, हम वैल्यूज़ को निकाल सकें। एक और चीज़ होती है टैबुलेटेड टी, कैलकुलेटेड टी, ये सारी चीज़ें देख ली, बट एक चीज़ होती है पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ये आपके अल्फ़ा को ही हम पी वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन बेसिकली कैलकुलेट कि आपको रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को या फिर एक्सेप्ट करना है। सो ये भी देखेंगे हम आगे। अल्फ़ा आपकी पी वैल्यू होती है, ऑल्दो जैसे कि अल्फ़ा आपने लिया 5%, तो पी वैल्यू क्या होगी 0.05। और उसी तरीके से आपको बीटा 2 है, बीटा 1 है, इनकी भी पी वैल्यूज़ निकल के आती है। इनको कैलकुलेट नहीं करते, ये आपको जब आप SPSS करोगे, PSP में आप प्रैक्टिकल्स करोगे ना, तो आपको उस वहाँ पे टेबल मिलेगी। टेबल में आपको ऑलरेडी पी वैल्यूज़ मिल जाती हैं, जो पी वैल्यूज़ को कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर जो आपका पैरामीटर है वो सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, वो वहीं से डिसाइड करते हैं। जब पूरा हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे तब पी वैल्यू की इम्पॉर्टेंस भी देखेंगे। So this is all about this topic, hypothesis testing, test of significance approach। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक तो चैप्टर नंबर 5 और उसका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो ट्राई करो कि इसको बहुत अच्छे से समझो। एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा देखो, बट इस चैप्टर को स्किप मत करना, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। प्लस बेसिक्स अगर आपके यहीं क्लियर हो गए तो आगे आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। So that's it from my side. Have a nice day or night whenever you are studying.